हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका हेडिंग है समरी ऑफ वेरियस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी तब कहलाएगी जब हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के सिस्टम एक साथ मिलकर के सामंजस्य के साथ काम करते हैं। ऐसे अलग अलग सिस्टम के बारे में आज के इस वीडियो में हम बहुत शॉर्ट तरीके से समझेंगे, फिर आने वाले सिलेबस में और आने वाले सेमेस्टर में दोनों मिलाकर के इन सारे सिस्टम में से मैक्सिमम का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले सबसे पहला जो हमारा सिस्टम है वो है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। आपकी बॉडी में ऐसा सिस्टम जो कि आपकी बॉडी और बाहर से आने वाले कोई फिजिकल केमिकल स्टिमुलस से आपकी बॉडी को भरसक कोशिश करते हैं कि वो बचा सके, दैट मींस प्रोटेक्शन दे सके, वो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपकी जो स्किन है वो इन्वॉल्व होती है। और स्किन का फंक्शन तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। इमेजिन करिए कि अगर आपका स्किन ना होता तो किसी भी चीजों को टच करने पे, चोट लगने पे कितना इंटेंस पेन का एहसास होता हम लोग को। ये स्किन कई अलग अलग तरीके से आपको बचा के रखती है। फिजिकल तरीके से भी ठंडी से बचा के रखती है, केमिकल का कुछ हो जाता है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। सो इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जो कि आपकी बॉडी को बाहरी आवरण देने का काम करता है। इस ऑर्गन सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट हैं और अलग अलग फंक्शन भी हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो इसके मेन कंपोनेंट है आपके स्किन, हेयर के साथ नेल्स और आपके सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। ये जो सारे टाइप मैंने आपको बताए कंपोनेंट के, ये इंडिविजुअली और साथ में मिल करके भी आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं तो एकदम रफ बता दूं कि इसके ऑर्गन वाइज, कंपोनेंट वाइज क्या क्या फंक्शन है। पहला देखिए आपका स्किन। जैसा मैंने कहा कि स्किन हमको बाहर से आने वाले स्टिमुलस से बचा करके रखता है, हमें ग्रिप प्रोवाइड करता है, केमिकल हो फिजिकल हो उससे प्रोटेक्शन करेगा, ठंडी हो गर्मी हो उससे मैनेज करने की कोशिश करता है। साथ में आप जो देख रहे हो हेयर, ये जो हेयर है, ये हेयर फॉलिकल है, हमारे शरीर के हिस्से को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जब कोई भी बच्चा वूम्ब में होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है उसका, बिफोर बर्थ से कुछ महीने पहले तक उसके शरीर में काफी सारे बाल्स होते हैं और ये बाल उसको अंदर में टेंपरेचर को मेंटेन करने में काफी मदद करते हैं, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद करते हैं। यही हमारे सिर में उगने वाले बहुत सारे बाल का भी प्रोटेक्शन का काम है। दूसरा, इस सिर के बाल के हेयर फॉलिकल के नीचे भी कई सारे ऐसे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो आपकी बॉडी के टेंपरेचर को मेंटेन करने के लिए छोटे रिद्र से स्वेट यानी कि पसीना निकालने का काम करते हैं। तो वहां पे जो नेल्स है ये भी हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो थोड़ा सा कॉस्मेटिक भी आ जाता है। इसमें आपका सेबेशियस ग्लैंड है जो एक प्रकार से ऑयल का सिक्रेशन करता है, आपकी स्किन को मस्त अच्छे से चिकना बना कर रखे ताकि उसमें रफनेस ना हो, कोई ड्राइनेस ना हो। हालांकि इसके एक्सेस प्रोडक्शन होने की वजह से डस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है और फंगल इंफेक्शन हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज योर नेग्लिजेंस जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके बाद हमारा है अगला स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथियां। हमको पसीना कब आता है? आज जब ये वीडियो बना रहा हूं तो ये अभी 12 तारीख है अप्रैल का, 12 अप्रैल 2022। आज मैं फ्री था तो मैंने सोचा आज ये वीडियो बना देते हैं। तो इस वीडियो के बनाते समय मुझे काफी सारा गर्मी का एहसास हो रहा है। यहां पे पंखा चला नहीं सकते क्योंकि इससे आवाज डिस्टर्ब होगी, एसी यहां पे है नहीं, तभी छोटा सा एक पंखा चल रहा है जो साइलेंटली चल रहा है, छोटा सा, वो अगर बंद कर दूं तो आप मेरे चेहरे पे देखोगे पसीना निकल रहा है। ये पसीना निकलना अभी नहीं चालू हुआ है, जब पंखा बंद हो जाएगा तो पसीना निकलेगा। कारण क्या है इसका कि अभी एटमॉस्फेयर पे गर्मी है और ये मेरे बॉडी के जितने भी डिटेक्टिव सिस्टम है अलग अलग फंक्शन करते हैं, उन्होंने डिटेक्ट किया कि भैया कमरे में बहुत गर्मी है, तो आपको गर्मी ना लगे इसीलिए बॉडी अपने आप स्वेट को स्वेट ग्लैंड की मदद से रिलीज करने लगती है कि भाई पसीना निकले, पानी निकले। पसीना मतलब एक्चुअली बोला जाए रफ में तो पानी है, ताकि इससे आपकी बॉडी को ठंडक का एहसास हो सके। ये हमारी बॉडी के इसी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके फंक्शन को अब देखेंगे अगर, तो फंक्शन भी तो वही कहेगा जो मैंने कहा। ये कहा है प्रोटेक्ट आवर बॉडी, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट। ये दो काम कर रहा है। प्रोटेक्ट बॉडी टेम्परेचर तो समझ में आ गया, प्रोटेक्ट बॉडी करता है वो भी समझ में आ गया, टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है वो भी समझ में आ गया। अगर है आपको वाटर कंटेंट को रेगुलेट करता है, वाटर कंटेंट को रेगुलेट करेगा, कहने का क्या मतलब है? अगर आपकी बॉडी में वाटर का लेवल कम है तो ये आपके वाटर के एक्सक्रीशन को वाया स्वेट व यूरिन थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेगा। अगर वाटर कंटेंट ज्यादा है तो डेफिनेटली ये आपके पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। सो इट इज ट्राइंग टू मैनेज आइदर टेम्परेचर एज वेल एज द बॉडीज वाटर लेवल और वाटर कंटेंट। इसके अलावा इसका जो अगला काम है वो है डिटेक्ट सेंसेशन लाइक वार्मथ,
कोल्ड एंड टच। हमारी स्किन सेंसेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है, गर्म है, क्या है, उसको डिटेक्ट करता है, उसके रिकॉर्डिंग उसके रिस्पॉन्स करने में प्रोड्यूस करता है। उसका जैसा फीलिंग होगा बाहर का वैसा उसका रिस्पॉन्स करेगा। ये गर्मी को भी एहसास करेगा। जब हम कभी कुछ खाना बनाते रहते हैं, गलती से हमारा हाथ तवे पे या कहीं पे चला जाता है तो गर्म का एहसास होता है कि नहीं होता है। और वैसे ही अगर आप मस्त ठंडा ठंडा फ्रिज के बर्फ को छूते हो तो एकदम ठंडक का एहसास होता है। तो ठंडी में ठंडा का एहसास दिक्कत है, गर्मी में गर्मी का एहसास दिक्कत है, वाइस वर्सा, दोनों यूजफुल है, सब कोई चाहते हैं। साथ ही साथ ये आपके टच की भी फीलिंग को एहसास करता है। मतलब एक अजब टाइप का एक्सप्रेशन जिसको मैं शायद शब्दों में बयान ना कर पाऊं। हम जब किसी का हाथ टच करते हैं, किस फीलिंग के साथ हाथ टच करते हैं, वो फीलिंग सामने वाला आसानी से फील कर लेता है। अगर आप थोड़ा सा टैपिंग करोगे तो वो समझ जाएगा कि आपको शाबाशी दे रहा है। अगर आप प्यार से फर्मली टच करोगे तो वो आपके साथ में दे रहा है। सो व्हाट एवर फीलिंग द पर्सन इज ट्राइंग टू अप्लाई ओवर यू, यू कैन इजिली फील दैट पर्टिकुलर फीलिंग्स। सो दैट ये हमारा जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जो हमारे सेंस ऑर्गन का एक पार्ट है स्किन, वो सेंस करता है क्या आप बोलना चाह रहे हो। सो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है इमोशनल को एक्सेप्ट कर करके अंदर में आने वाले जितने टाइप के अलग अलग सिस्टम है, इनके साथ मैसेज को डिलीवर करना। अगर आप टच कर रहे हो तो इमोशनल हार्मोन का लेवल आ जाएगा। जैसे अगर आप गर्मी ठंडी का एहसास कर रहे हो तो आपकी बॉडी उसी के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्ड करने लगेगी। सो दिस आर द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम। अगला है हमारा स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम को यूं समझ लें कि आप जो देख रहे हो कि मैं यहां पे खड़े होकर के आपको पढ़ा रहा हूं, अगर स्केलेटल सिस्टम ना होता तो मैं शायद यहां पे स्टैंड बाय मोड में नहीं हो पाता। हम जब घर बनाते हैं, आपने कभी भी अपने घर के आसपास से खुद का घर बनते हुए देखा होगा, तो हम जब जमीन में एक नींव गाड़ते हैं, नींव में बड़े बड़े मोटे मोटे सरिया लगाते हैं। डिपेंड करता है कितनी बड़ी बिल्डिंग आप बनाने वाले हो, कितनी मंजिला बनाने वाले हो। ये जो सरिया है, लोहे का छड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्यों लगा रहे हो आप? लोहे का छड़ इस लगा रहे हैं ताकि जो सीमेंट, रेत, गिट्टी आप डालोगे उसको वो पकड़ करके मजबूत रख सके, उसको स्टैंड बाय मोड में रख सके, स्टेबल कर सके। ये वो छड़ का काम है। वही छड़ हमारी बॉडी में हड्डी का काम करने का है। मतलब हमारी बॉडी का जो हड्डी है वो बिल्कुल वही है जो आपकी बिल्डिंग का छड़ है, यानी कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसी के अराउंड में मसल्स का एक बुना हुआ जाल है जिसमें हम खड़े हो पाते हैं। हमारा खड़े होना, हमारा मूवमेंट करना केवल इसी स्केलेटल की ही मदद से पॉसिबल है। अगर ये स्केलेटल ना हो तो हमारा एग्जिस्टेंस शायद ना हो पाए अच्छे तरीके से। हम रेंगने वाले जानवर बन जाएंगे जो जमीन में घिस करके चलेगा। तो ये हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है काफी यूजफुल है हमको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। इसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ये है बोन, कार्टिलेज, जॉइंट्स। बोन मतलब हड्डी, और ये हड्डी अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम है, जिसको आने वाले सिस्टम में हम देखेंगे। और दूसरा है आपका कार्टिलेज। जैसे एक प्रकार से ये हड्डी है तो आपस में दो हड्डी जुड़ रही है, तो इनको बांध करके रखने वाले स्पेसिफिक टाइप के फिलामेंटल तंतु, ये हमारे लिगामेंट कहलाते हैं, कार्टिलेज कहलाते हैं। और आप देखोगे उनके मूवमेंट के लिए भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ में आगे देखिए जॉइंट्स। एक सिंगल हड्डी तो हमारे बॉडी में है नहीं, अलग अलग बॉडी में अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंगली दो या दो से अधिक हड्डियों का आपस में जॉइंटिंग होता है। जैसे ये वाला देखिए, ये हमारे कोहनी की हड्डी। अभी मैं बेसिक टर्म ही यूज कर रहा हूं, आने वाले समय जब हम टर्मिनोलॉजी क्लियर करेंगे देन वी विल यूज फॉर द बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी। ये मेरे कोहनी देखिए, ये कोहनी यहां से मुड़ रही है, तो ये एक हड्डी तो नहीं है ना। एक हड्डी होती तो कैसे मुड़ती? क्या आप इस वाले हिस्से को ऐसे मोड़ सकते हो, बीच वाले हिस्से को नहीं? ये यहां पे मुड़ रही है, दैट मींस इट इज अ जॉइंट। ये मेरे शोल्डर पे जुड़ रही है, अलग अलग हिंज सॉकेट, कब्जा सॉकेट, ये जो मूव कर रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ जॉइंट्स। तो यहां पे जॉइंट्स मतलब होता है जहां पे दो हड्डियां आपस में मिल रही हूं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट्स। इसके बाद देखिए इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने वैसे भी क्लियर कर दिया, ये सपोर्ट करता है हमें खड़े होने के लिए। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कि अगर आपको कोई चोट पहुंचा रही है तो आपकी हड्डी उसको विथस्टैंड कर लेगी। आप किसी को कुछ पंच करना चाहते हो तो हड्डी का ही दर्द होता है, मसल होता है तो कोई दर्द करता ही नहीं। साथ साथ हेल्प इन मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे ये हमारे जो मूवमेंट के लिए मदद करते हैं वो आप देखोगे। इसके अगले वाले पार्ट में मैं आपको टेबल फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ब्लड इन रेड बोन मैरो। ये हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं उसका एक स्पेशल टाइप है बोन मैरो, रेड बोन मैरो। यहां पे हमारे बॉडी के लिए जरूरी आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। आरबीसी दैट मींस रेड ब्लड सेल, जो कि कई सारे काम करेगा। आगे आप पढ़ोगे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर का एग्जांपल है ये। इसमें वो हमारे ब्लड के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट हमने यूज किया है फूड के साथ में, जो कोई मेडिसिन है, इनको कैरी करता है। साथ में इस तरीके से जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इस ऑक्सीजन को वाया लंग्स ब्लड में ट्रांसफर करने का काम करता है और वहां पे टिश्यू को पहुंचाता है। टिश्यू से यूज किए जाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ता है CO2, उसको वापस से लेकर के आता है ब्लड के थ्रू और लंग से एक्सहेल कर देता है। तो यहां पे ब्लड भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है हमारा मस्कुलर सिस्टम, यानी कि मसल्स के सिस्टम। हड्डी ही हड्डी होगी तो क्या मतलब है, मसल्स तो होने चाहिए। यहां पे मसल्स इनको एक प्रॉपर
अट्रैक्टिव भी बनाता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, कुशंस भी प्रोवाइड करते हैं और अलग अलग टाइप के मसल्स का अलग अलग रेस्पेक्टिव फंक्शन भी है। चलिए देख लेते हैं। ये जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है वो बेसिकली मसल्स से कंटिन्यू होता है। इसके अंतर्गत अलग अलग टाइप हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, और हर एक मसल का अपना एक डेजिग्नेटेड वर्क है। स्केलेटल मसल आपके बोन के पास उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, उसको लचीलापन देने के लिए रहेगा। आपका स्मूथ मसल ऐसे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के पास रहेंगे, इसोफेगस के पास रहेंगे, जीआईटी कंपोनेंट के पास रहेंगे, ताकि उनका इसमें हड्डी नहीं होगी बेसिकली बोला जाए तो, नॉन हड्डीलेस। इसके बाद है आपका कार्डियक मसल जो हार्ट में ही पाया जाएगा, जिसका स्पेसिफिक फंक्शन होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शन है। पहला है अलाउ लोकोमोशन। ये जो हमारे मसल सिस्टम है वो मूवमेंट के लिए मदद करते हैं। केवल ये आपने देखा था हड्डी मूवमेंट के लिए मदद करी थी, तो सोच रहे हो कि हड्डी तो मदद करती है, मसल कैसे करता है? तो बिना मसल्स के हड्डी में कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकता। आपको लग रहा है यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है तो केवल हड्डी की वजह से हो रहा है। अगर आपने कभी स्केलेटल को देखा होगा या किसी डेड स्केलेटल को देखे होंगे तो उसको अगर आप उनकी उंगलियों को तो कभी मोड़ना चाहोगे ना, या हाथ मोड़ना चाहोगे तो मुड़ नहीं सकता, वो टूट जाएगा। तो बिना मसल्स के ये मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, दोनों आपस में मिलते हैं। तभी तो मैंने कहा था एक सिस्टम अकेला कुछ नहीं कर सकता भैया, दो सिस्टम या दो से अधिक सिस्टम आपस में सामंजस्य के साथ काम करेंगे तब हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी, वरना इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। सो ये हमारा पहला हो गया अलाउ लोकोमोशन। दूसरा है पुश फूड थ्रू द जीआई ट्रैक्ट। आप जब खाना खाते हो ऐसे करके निकलते हैं ना अपन, तो ये पुश तो कर रहा है, तो ये स्मूथ मसल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ऐसे गटकने वाला प्रोसेस नहीं होगा तो फूड हमारा जीआई पे जाएगा कैसे? तो वहां पे हमारे ये काम करते हैं, फूड को पुश करने का भी काम करते हैं। इसके अलावा एक और है पुश ब्लड टू द बॉडी थ्रू आउट द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड को भी पुश करने का काम करता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं ब्लड वेसल के स्मूथ मसल की बात कर रहे हैं। साथ साथ में कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट लगभग ऐसे समझ लीजिए, इसमें ब्लड फील होता है इस तरीके से और इसको पुश करते हैं, ब्लड फील होता है, पुश करता है, फील होता है, पुश करता है, फील, पुश, यही काम चलता रहता है। तो ये जो पुश होता है तभी तो हमारा ब्लड इजेक्ट होता है थ्रू आउट द बॉडी। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा मसल्स का तो ब्लड कैसे जाएगा बॉडी की? तो यहां पे कार्डियक मसल स्पेसिफिकली टू कार्डियक सेल पुश करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है और उससे बॉडी को, पूरी बॉडी को बोलना चाहिए, ब्लड पहुंचाने का काम करता है। अगला है हमारा नर्वस सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो किसी के पास कम होता है, जो किसी के पास ज्यादा होता है, सॉरी मजाक कर रहा, एक ऐसा सिस्टम जिसका यूज कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग रगड़ देते हैं। और मैं तो हमेशा कहूंगा अपने इस नर्वस सिस्टम को इतना घिस दीजिए कि आपकी बॉडी हर बार रेडी रहे कि मुझे कुछ नया सीखने को मिले, मुझे नया कुछ सीखने को मिले। सो जो बच्चे पास होने के लिए देख रहे हैं वो समझ जाएं, और जो बच्चे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के समझ रहे हैं वो तो ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहां पे नर्वस सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट में क्या क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है दोनों मिलकर के हमारे लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और इनके फंक्शन को भी समझाऊंगा आपको मैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं फंक्शन, फिर मैं अपने लैंग्वेज में समझाता हूं। पहला है कंट्रोल एंड रेगुलेट अदर सिस्टम। ये एक कंट्रोल सिस्टम है, आपकी बॉडी के दूसरे सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना खाने के बाद एसिडिफिकेशन करना है कि नहीं करना है, आपके मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना है कि नहीं करना है, कोई स्टिमुलस आया तो उसके रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्स करना है कि नहीं करना है, होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करना है, बाकी फंक्शन को कब काम करने देना है, कब स्लो डाउन करना है, ये सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। साथ साथ आगे आप देखोगे तो कंट्रोल करने के अलावा क्या करता है? डिटेक्ट्स चेंजेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये हमारी बॉडी में अंदरूनी चेंजेस को डिटेक्ट करता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस है वो डिटेक्ट करके आपको मैसेज भेजता है, पेट दर्द कर रहा है, कुछ वोमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, नौजिया हो रहा है, ये आपको डिटेक्ट करता है। एक्सटर्नल में डिटेक्ट करता है कि भैया अच्छा वो दुश्मन है, वो मारने वाला है, ये ठंडा आने वाला है, ये पानी आने वाला है, ये चोट लगने वाली है, व्हाटएवर इट इज, वो दोनों को एक्सेप्ट करता है, डिटेक्ट करता है, उसके रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्स भी करता है। फिर अगला है आपका गिव एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। जैसा मैंने कहा डिटेक्ट करेगा, स्टिमुली आएगा, उसके रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्स करेगा। अगर मैं ऐसे पेन से आपको मारूंगा तो फट से आप ऐसा करोगे नहीं करोगे, तो वो रिस्पॉन्स आपको करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिस्टम। आपके यहां पे सेंस ऑर्गन आई ने देखा, मैसेज भेजा, फट से रिस्पॉन्स किया। ये हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है। इसमें जो ब्रेन है वो मैं बता दिया आपको क्या काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड सीनस का हिस्सा है। जो आपके नर्व है एक प्रकार से वायर है। जैसे आप इस जगह पे देख रहे हो कमरे में, यहां पे स्विच बोर्ड दिख रहा होगा आप लोग को, इस तरीके से देखिए। तो ये स्विच बोर्ड है, तो उसको बटन चालू करने से इससे तार से जुड़ा हुआ जो भी सिस्टम जुड़ा हुआ होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हालांकि वायरिंग इंटरनल हुई है दीवार के अंदर, अंडरग्राउंड, तो दिखेगा नहीं लेकिन असर तो दिखेगा। अगर इस बटन को चालू करने से लाइट जलेगा तो लाइट जलते ही आपको समझ में आ जाएगा यहां से करंट के लिए स्विच ऑन किया, करंट कहीं ना कहीं से मूव किया और वहां पे चला गया। वैसे ही हमारी पूरी बॉडी में
ये जो नर्व है, नर्व रूपी तार है, वायर है, इसका जाल बिछा हुआ है, हर तरफ जाल बिछा हुआ है। तो जहां कहीं भी कोई सिग्नल आएगा तो एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद सिग्नल को भेजेगा भी। तो ये पूरे नर्व के जैसा ही काम करते हैं। सो हमारी बॉडी के सिस्टम को समझना जितना इंटरेस्टिंग है या इतना यूजफुल भी होने वाला है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। जब कभी भी हम कुछ स्पेसिफिक टास्क करते हैं तो उस टास्क को करने के लिए कुछ ना कुछ हद तक हमको हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। जैसे ग्रोथ करना हो तो ग्रोथ हार्मोन की जरूरत पड़ेगी, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने के लिए भी हमको हार्मोन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हमारे हार्मोन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। हार्मोन का लेवल बढ़ या घट जाए तो उसके हिसाब से असर पड़ सकता है। किसी के में हार्मोन्स लेवल कम होगा तो उस पर्टिकुलर हार्मोन से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल कम हो जाएगा और इसी को हमको मैनेज करना है आगे जाकर के फार्माकोलॉजी में। तो यहाँ पे देखिए एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट है वह एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसमें हम स्टडी करते हैं इसका जो फंक्शन है वो है प्रोड्यूस हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? प्रोड्यूस हार्मोन एंड रेगुलेट बॉडी फंक्शन। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, आपके जितने लैक्राइमल टाइप्स ऑफ सिस्टम है उसके लिए इमोशनल फैक्टर काम करेगा, सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने के लिए आपके टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इस तरह के जो हार्मोन्स है वो काम करेंगे। डिपेंड्स कि क्या करवाना है उसके हिसाब से हार्मोन्स का लेवल बढ़ता घटता या चेंज होता रहता है। इसके बाद हमारा अगला है वह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इट्स मेड अप टू वर्ड कार्डियक एंड वैस्कुलर, हार्ट और वेसल्स, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। इसके कंपोनेंट है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो यहां पे ब्लड को भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का ब्लड के बिना कोई काम है ही नहीं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फंक्शन क्या है? हार्ट पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी वाया द ब्लड वेसल्स। उसके बाद देखिए जो ब्लड है वो आगे मूव करता है थ्रू आउट द बॉडी ऑक्सीजन को लेकर के और इसको छोड़ता है सेल तक। सेल से बनाया गया CO2 को यूज करता है, ब्लड लेकर के आता है लंग्स में और लंग्स से एक्सेल के थ्रू हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत इफेक्टिव है। तो यहाँ पहले वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हमने 6वें सिस्टम तक बात किया है। चलिए आगे के सिस्टम को बात कर लेते हैं सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन पे। हमारा अगला सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारे बॉडी को एक प्रकार से कह लीजिए बॉडीगार्ड के जैसा प्रोटेक्शन करने का काम करता है। जब कभी भी हमारी बॉडी किसी बाहरी पैथोजेनिक मैक्रोनिज्म के कांटेक्ट में आता है तो अपनी लिमिटेशन के अकॉर्डिंगली वो उससे फाइट करता है, और अगर वो फाइट करने में सक्सेसफुल होता है तो हम उससे बीमार नहीं होते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए प्रतिरक्षा तंत्र में एक हिस्सा इसका भी होता है। तो देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। लिम्फ सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम बना हुआ होता है हमारे लिम्फ से, लिम्फ नोड से, लिम्फ वेसल से, और इनके साथ साथ स्प्लीन और थाइमस भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका जैसा फंक्शन मैंने कहा है ये है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इंफेक्शन, या यूं कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इंफेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है वो ये कहता है कि ये फैट को एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन से, फिर उस फैट को आपके ब्लड तक पहुंचाता है ताकि इसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। ये दो महत्वपूर्ण काम है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के। इसके बाद हमारा अगला सिस्टम है वह है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की, तो यहां पे हम अपने इनहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर के जाते हैं और ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचता है। लंग्स से पहुंचने के बाद जो उसकी छोटी छोटी यूनिट होती हैं एल्वेलाई, इन तक पहुंचेगा और फिर एल्वेलाई से पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने कारण से ये ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है। ब्लड अपने साथ इस ऑक्सीजन को, जिसके साथ ऑलरेडी न्यूट्रिएंट वगैरह जुड़े हुए हैं, ये ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू तक पहुंचा करके आता है। जब ये टिश्यू हमारे ऑक्सीजन को यूज करते हैं अपने डिफरेंट एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, तो उसके रिजल्ट के फलस्वरूप कुछ मात्रा में उनके पास CO2 बनता है। ये सेल के द्वारा बनाए गए CO2 को वापस से ब्लड में लेके आते हैं और ये ब्लड वापस से लेकर के आपके एल्वेलाई से फिर आपके लंग्स में पहुंचाते हैं और लंग्स से हम उसको एक्सेल करके बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो कुल मिलाकर कहूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज करने के लिए कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट है वह है आपका लंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकी। इसके जो फंक्शन है वो पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर। जैसा मैंने कहा कि जो इनहेल करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कहां पे? ब्लड तक। दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड टू द एक्सहेल्ड एयर। इसके पीछे कहानी ये थी कि ये जो ब्लड में आया है वो सेल से आया है, तो अल्टीमेटली इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक्सहेलेशन प्रोसेस की मदद लेता है। इसका छोटा सा प्रिंसिपल देख लीजिए कि हमारे जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में पहुंचते हैं और ये ऑक्सीजन आपके लंग से आया हुआ होता है। ये ऑक्सीजन
ब्लड में पहुंचा, जो CO2 ऑलरेडी इन ब्लड में था जस्ट बिकॉज ऑफ सेल ट्रांसपोर्ट, ये आपके एक्सेल के थ्रू निकल जाता है। तो ऑक्सीजन आता है, सेल पे जाता है, सेल से CO2 निकलता है और एक्सेल से निकल जाता है। तो ये वाला सिंपल सा एक एरोडायनामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको समझा रहा है कि एक्चुअली में करना क्या चाहता है। इसके बाद हमारा अगला मेन सिस्टम में से एक है, वह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो कि डाइजेशन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाइजेशन मतलब होता है फूड का जो हमने खाया हुआ है, यूज किया हुआ है, इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना और इसको आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन के फॉर्म में पहुंचा देना। और इसके अंतर्गत मेन मेन जो कंपोनेंट आते हैं वह है आपका माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। और इस इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों आ जाएंगे और लास्ट में एनस पार्ट आ जाएगा, जहां से वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे। इसके जो बेसिक और पार्ट मेन है, जो एक प्रकार से बोल लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं डाइजेशन में, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। इसमें आपका आता है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर भी एक ग्लैंड का एग्जांपल है, और पैनक्रियास। जब हम कुछ खाते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है, जिसका मिक्सचर है, ये पचाने का पहला काम करता है आपके माउथ में, तो ये पचाने की मदद काम करनी है। लीवर कुछ स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एंजाइम, मैक्रोसोमल एंजाइम रिलीज करता है, जो कि फूड के डाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद जो पैनक्रियास है वो पैनक्रेटिक जूस निकालता है, जिसका भी योगदान हमारे डाइजेशन में। तो ये अलग अलग पार्ट भले ही अलग अलग भूमिका निभा रहे हो, इन इंडिविजुअल पार्ट का अलग अलग कंपोनेंट क्यों ना हो, ओवरऑल जो पूरा 11 सिस्टम आप देखने वाले हो वो आपस में मिल करके काम करते हैं, तब हमारी पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म की बन पाती है। इसके बाद इसका जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। हमारा पहला फंक्शन है फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड कहने का क्या मतलब है? फिजिकल मतलब कोई भी चीज आपने बड़ा पार्टिकल में खाया होगा, उसको क्रश करके चूर्ण बना करके काई बना देने का काम करता है, वो फिजिकल फॉर्म में होगा। केमिकल फॉर्म में होगा जिसके अंतर्गत मेटाबॉलिज्म भी एक हद तक आ जाएगा, तो केमिकल का कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन करने का काम करेगा। सो द ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल एज वेल एज फिजिकल। और उसके बाद क्या करता है? फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन तो करेगा ही करेगा फूड का, उसके बाद प्रोड्यूस करता है न्यूट्रिशन को, जो कि हमारे बॉडी के द्वारा यूज किया जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल बायोफिजिकल एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। तो जो भी हम कुछ खाते हैं वो न्यूट्रिशन के फॉर्म में तो आता है, या यूं कहूं कि हम कुछ काम कर पाए उसके लिए ताकत चाहिए, उसके लिए हमको खाना पड़ता है। सो खाने भर से कुछ नहीं होता, खाने के बाद उसको पचा करके यूज करने लायक बनाने के लिए जो सिस्टम बहुत ज्यादा काम करता है वह है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आगे देखते हैं इसके बाद और क्या कहता है। न्यूट्रिशन को तो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, साथ साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, सॉलिड वेस्ट बनेगा, इसको बॉडी से बाहर रिमूव करने का भी ये काम करता है। एक और हमारा सिस्टम है जो रिमूव करने में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह है आपका यूरिनरी सिस्टम। जब भी कुछ भी हम खाएंगे, जैसा अभी आप देख रहे हो, न्यूट्रिशन बनेगा वो यूज हो जाएगा, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, अगर हम कोई मेडिसिन खाते हैं, ड्रग्स खाते हैं, तो ये भी कुछ मेटाबॉलाइट बनेंगे, वो फाइनली आएगा आपके ब्लड में। और अगर आपके ब्लड में ही रहा आगे ना निकल पाए बॉडी से, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी। तो हमारी बॉडी ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड में है वो आगे जाएगा किडनी के पास। किडनी में वहां पे उसका फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेंगे जो कि वाटर सोल्युबल होगा, वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो वो बॉडी से बाहर यूरिन के फॉर्म में निकले, इसका ये पूरी जिम्मेदारी यूरिनरी सिस्टम का होता है। इसका जो मेन कंपोनेंट है, किडनी है, यूटेरस है, यूरेटस है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो तो आप जान ही चुके हैं, ये प्रोड्यूस करता है, यूरिन को प्रोड्यूस करता है, ब्लैडर में यूरिन को स्टोर करता है, और यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, एलिमिनेट करने का। साथ साथ में ये एसिड बेस को रेगुलेट करने का काम करता है, वाटर के लेवल को भी मेंटेन करने का ये काम करता है। सो यूरिनरी सिस्टम इज अनदर इंपॉर्टेंट सिस्टम जो हमारे वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगा। इसके बाद है हमारा लास्ट सिस्टम, वह है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंसानों की उत्पत्ति न जाने कितने सालों पहले हुई होगी, लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता तो जो कैरी फॉरवर्ड है कंटिन्यूअस ऑफ स्पीसीज जनरेशन है, ये शायद नहीं हो पाता। इट्स ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड जनरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, सो दैट यहां पे अपने जो परिवार है, जो वंश है, इसको आगे कंटिन्यू किया जा सके। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है। इसके दो अलग अलग कंपोनेंट है, मेल के रिस्पेक्ट में एज वेल एज इन फीमेल रिस्पेक्ट। मेल के रिस्पेक्ट में टेस्टिस है, वास डिफेंस है, आपके सेमिनल वेसिकल्स हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड है, और पीनस है। वैसे ही हमारे फीमेल के रिस्पेक्ट में ओवरीज आ जाते हैं, यूट्रस यूट्राइन आ जाते हैं, और इसके बाद यूट्राइन ट्यूब आ जाता है, यूट्रस आ जाता है, वजाइना आ जाते हैं। ये अलग अलग पार्ट अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। ये सारे जो हार्मोन्स हैं वो भी इसी ऑर्गन के डेवलपमेंट और उनके फंक्शन को पूरा फैसिलिटेट करते हैं। स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा तो एक नए जनरेशन की स्टार्टिंग हो जाएगी टुवर्ड द गेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ 7 डेज कंप्लीट होने के बाद डिलीवरी तक। ये पूरा प्रोसेस है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत स्टडी की जाती है। और इसके जो फंक्शन है वो आप देख सकते हैं, मैच्योरेशन, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे रेस्पेक्टिवली मेल फीमेल, इनको डेवलप करने का काम करेगा। एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, जो भी जनरेशन है, संतानों की उत्पत्ति और वंश को आगे
आगे लेके जाना, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है। तो इस पूरे सिस्टम्स को, जो 11 सिस्टम है, उनको बहुत ब्रीफ में हमने देखा कि बेसिकली इसके कंपोनेंट क्या है, इसके फंक्शन क्या है। आने वाले सिलेबस के यूनिट के अकॉर्डिंगली हम एक एक फंक्शन को, एक एक सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल करने वाले हैं। तो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज की वीडियो के दोनों पार्ट का स्क्रीनशॉट अब आप थोड़ी देर पे ले सकते हैं। अगर इससे पहले के यूनिट के स्क्रीनशॉट, इससे पहले के जो सब्जेक्ट हैं, उन सब का स्क्रीनशॉट, साथ में नोट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन एमसीक्यूज देखना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमारा ऐप है सॉल्यूशन फार्मेसी का, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे जाएं। स्टोर सेक्शन में 2 कोर्स रखे हुए हैं, उसमें से आपका जो महत्वपूर्ण कोर्स है वह सॉल्यूशंस बेस्ट एवर ऑल इन वन, इसको आप अपना बना लें। उससे आप कई चीजों को देख पाएंगे। तो एक बार फोल्डर, सब फोल्डर जरूर देखिएगा, खुद ही समझ जाएंगे। तो मैं अब यहां से हटता हूं, स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं। अगेन टेक केयर।